Hello everyone, I welcome you all to this incredible platform of Indologus। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम मोड 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ 2025। हम यहाँ पे पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे एज वेल एज इनका डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वन एंड दैट इज द चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1917 which was Gandhi's first major involvement in India's freedom struggle was launched in the support of which group? तो करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इंडिगो फार्मर्स ऑफ बिहार। तो गांधी जी का जो फर्स्ट इवेंट था, फर्स्ट मूवमेंट था इंडिया में, वो था चंपारण सत्याग्रह। और चंपारण एक प्लेस है कहाँ पे, बिहार में सिचुएटेड है। अगर हम अदर ऑप्शंस को डिस्कस करना चाहें, अगर हम बात करें कॉटन मिल वर्कर्स इन बॉम्बे, तो इनके लिए गांधी जी ने किया था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक को ये रेफर कर रहा है, जो 1918 में हुई थी। ये आपको ध्यान में देना है। और ये बॉम्बे में नहीं हुई थी, बेसिकली अहमदाबाद में ये हुई थी। अगर हम बात करें कॉटन मिल वर्कर्स की, नेक्स्ट इज टी प्लांटेशन। गांधी जी ने टी वर्कर्स के लिए एज सच कोई इवेंट या मूवमेंट नहीं किया था। द नेक्स्ट वन इज पीजेंट टीनेंट्स इन अवध। तो टीनेंट्स इन अवध यहाँ पे सिंपली रेफर कर रहा है अवध किसान मूवमेंट को, जो 1920 से लेकर 22 के बीच में हुआ था। या फिर हम कह सकते हैं जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाला टाइम था, यहाँ पे पीजेंट टीनेंट्स इन अवध वाला जो मूवमेंट है ये भी चल रहा था। लेकिन इस इवेंट को या मूवमेंट को कौन लीड कर रहा था? बाबा रामचंद्र। तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। अगर हम बात करें ये इवेंट कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था, चंपारण जो बिहार में सिचुएटेड है। एंड यहाँ पे जो मेजर लीडर इन्वॉल्व थे ही वॉज महात्मा गांधी। ऑल्सो यहाँ पे जो इशू था वो था फोर्स्ड कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो अंडर द तीन कथैया सिस्टम। तीन कथैया सिस्टम क्या था? जहाँ पे 3/20 पार्ट में फार्मर्स को फोर्स किया जाता था इंडिगो ग्रो करने के लिए। और जो इंडिगो होता है वो सॉइल की फर्टिलिटी उससे डिक्रीज हो जाती थी। सो पीजेंट्स दे वर नॉट विलिंग टू ग्रो इंडिगो ऑन देयर रिस्पेक्टिव लैंड्स। अगर हम बात करें इसकी सिग्निफिकेंस की, तो गांधी जी का फर्स्ट सत्याग्रह था ये इंडिया में आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका। गांधी जी साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को इंडिया लौटे थे साउथ अफ्रीका से। एंड अगर हम बात करें, इसलिए हर 9 जनवरी को क्या मनाते हैं हम? NRI डे, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और अगर हम बात करें गांधी जी को किसने बुलाया था इस इवेंट के लिए, तो राजकुमार शुक्ला हु वाज अ पीजेंट फ्रॉम चंपारण, इन्होंने गांधी जी को बुलाया था फॉर दिस पर्टिकुलर इवेंट। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अदर इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स जो गांधी जी की मदद से इंडिया में हुए थे। अगर हम बात करें चंपारण सत्याग्रह की, तो 1917 में इंडिगो फार्मर्स के लिए किया था। अगला है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ये मिल वर्कर्स के लिए गांधी जी ने किया था इन द ईयर 1918, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। द नेक्स्ट वन इज खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था, और ये पीजेंट्स के लिए और टैक्स रिलीफ के लिए करवाया था गांधी जी ने अलॉन्ग विद सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। द नेक्स्ट इज राउलेट ऑफ 1919। तो राउलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट के नाम से जानते हैं, और इसके अगेंस्ट गांधी जी ने राउलेट सत्याग्रह करवाया था, और इट वॉज अगेंस्ट द रिप्रेसिव लॉज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। द नेक्स्ट वन इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट NCM। 1920 में ये हुआ था, और यहाँ पे बेसिकली ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को, ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट कर दिया जा रहा था, यानी कि इनका तिरस्कार किया जा रहा था। नेक्स्ट है हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफ 1930। तो यहाँ पे सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था, या फिर डांडी मार्च हम कह सकते हैं। डांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ था? 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था फ्रॉम साबरमती आश्रम। द नेक्स्ट वन इज क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, और यहाँ पे डू एंड डाई एक स्लोगन भी दिया गया था, देयरफॉर इसे डू एंड डाई मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, डू और डाई। तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी जो हमने डिस्कस की। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in a terrestrial ecosystem, green plants capture approximately what percentage of the solar energy falling on their leaves? तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मतलब जो लैंड पे, ज़मीन पे
बेसिकली रेफरिंग टू द प्लांट्स एंड ट्रीज। तो यहाँ पे जो हमारी लीव्स होती हैं ये सन का कितना परसेंट एनर्जी लेती हैं, तो 1% एनर्जी लेती हैं। इसके बाद जब ये आगे ट्रांसफ़र होता है तो यहाँ पे 10% रूल लग जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1%। सो ग्रीन प्लांट्स कैप्चर अबाउट 1% ऑफ द सोलर एनर्जी दैट फॉल्स ऑन देयर लीव्स थ्रू फोटोसिंथेसिस। This captured energy is converted into the chemical energy that is glucose में ये convert हो जाता है। ग्लूकोज की बात करें तो इसका फॉर्मूला है C6H12O6 is the formula of glucose. Photosynthesis occurs mainly in the chloroplast using the pigment called as chlorophyll. और क्लोरोफिल में कौन सा मिनरल पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। दिस यू नीड टू कीप इन माइंड। द नेक्स्ट वन इज अबाउट क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। बेसिकली एक प्लांट में दो टाइप के फोटोसिंथेसिस होते हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन होता है ये जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स होती हैं इसमें होता है एक लीफ के। इसके अलावा अगर हम बात करें डार्क रिएक्शन की तो ये क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ग्रीन कलर के प्लास्टेट्स जो होते हैं उनको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो इसमें जो स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा में हमारी क्या होती है, डार्क रिएक्शन होती है। और फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है जहाँ पे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है वाटर के साथ और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करती है अलॉन्ग विथ ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट। तो आगे अगर हम डिस्कस करें 10% लॉ को, तो 10% लॉ it was proposed by Raymond Linneman in the year 1942 में, and इसके अकॉर्डिंग ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द अनदर। लाइक अगर हम बात करें लीव्स की या ग्रीन प्लांट्स की, तो ग्रीन प्लांट्स क्या है, हमारे ऑटोट्रॉफ्स हैं। ऑटोट्रॉफ्स मतलब ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। सपोज एक लीव को कंज्यूम किया एक डियर ने, तो डियर इस लीव से कितना परसेंट एनर्जी ले पाएगा, ओनली 10%। तो ये कहता है हमारा 10% लॉ। इसके बाद सपोज डियर को कंज्यूम किया लायन ने, तो लायन डियर से कितनी एनर्जी ले पाएगा, ओनली 10% ऑफ दिस। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो 90% एनर्जी होती है इट इज लॉस्ट एज हीट या फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में चली जाती है। एंड एनर्जी इज फ्लोन इन अ इकोसिस्टम इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, यानी सिर्फ एक डायरेक्शन में ही चलेगी, एनर्जी का फ्लो एक डायरेक्शन में होगा। इसके अलावा द पिरामिड ऑफ द एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट एंड कैन नेवर बी इन्वर्टेड, यानी कि एनर्जी हर अगले ट्रॉपिक लेवल में कम ही होगी। ऐसे इन्वर्टेड अगर हम बोलें तो ऐसे एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन इस केस में एनर्जी क्या होगी, हमेशा कम ही होती जाएगी। तो इन्वर्टेड मतलब ये कभी ऐसा नहीं हो सकता, कम से ज़्यादा नहीं हो सकता, ज़्यादा से कम होगा। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स। अगर हम बात करें डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो हम डायरेक्टली किसे देते हैं, गवर्नमेंट को देते हैं। द टैक्स विच इज डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट टैक्स, जहाँ पे कोई और इंडिविजुअल या फिर कोई और ऑर्गेनाइजेशन ना इन्वॉल्व हो, दैट इज द डायरेक्ट टैक्स। तो ये जो टैक्स होता है दैट कैन नॉट बी ट्रांसफर टू एनी अदर पर्सन। तो ऑप्शन नंबर डी वैल्यू एडेड टैक्स इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इट इज अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो देखिए इनकम टैक्स, टैक्स ऑन कैपिटल एंड गेन्स। देखिए इनकम टैक्स क्या है, किसी भी इंसान के इनकम में लगने वाला टैक्स इज द इनकम टैक्स, और ये लगता है ऐसे लोगों के सैलरी पे जिनकी सैलरी, ऐसे लोगों पे जिनकी सैलरी 10 लाख से ज़्यादा होती है। सो इनकम टैक्स इस पे लगता है। अगर हम बात करें टैक्स ऑन कैपिटल गेन्स, तो प्रॉफिट पे लगने वाले हम टैक्स को कहेंगे क्या, टैक्स ऑन कैपिटल गेन्स। इसके अलावा कॉरपोरेट सेक्टर पे जो टैक्स लगता है दैट इज कॉल्ड एज कॉरपोरेट टैक्स। और अगर हम बात करें वैल्यू एडेड टैक्स, तो अब ये पार्शियली हम कह सकते हैं रिप्लेस कर दिया है किसने, जीएसटी ने। जीएसटी हैज रिप्लेस्ड वीएटी। वीएटी इज सिंपली द वैल्यू एडेड टैक्स, और ये काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स है दैट इज लीड ऑन द वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और जीएसटी ने अब इसे लार्जली रिप्लेस कर दिया है। जीएसटी इंडिया में आया था 1 जुलाई 2017 में, इंडिया पे आया था।
तो यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन दी हैं डायरेक्ट टैक्सेस की। टैक्सेस विच आर डायरेक्टली पेड टू द टैक्स पेयर और द गवर्नमेंट एंड कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर्स। जबकि ऐसे टैक्स जो गुड्स और सर्विसेज पे लगते हैं और इनका जो बर्डन है वो डायरेक्टली कंज्यूमर के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता है, वो होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि ये डायरेक्टली हम फाइनल जो कंज्यूमर होता है उसके ऊपर इस टैक्स को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, यानी कि जो हमारा कंज्यूमर होता है वो अल्टीमेटली इस टैक्स को पे करता है। जबकि हमारा जो डायरेक्ट टैक्स होता है ये पे करना ही होता है उस पर्सन को जिसके ऊपर ये इम्पोज हुआ है, और ये कंज्यूमर को करना होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी। तो आगे डिस्कस करेंगे हम कुछ डायरेक्ट टैक्सेस को और कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस को। देखिए मैंने आपको बताया था अबाउट अबाउट इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स मैंने आपको बताया था कि इनकम टैक्स इनकम में लगने वाला जो टैक्स होता है दैट इज इनकम टैक्स, और 10 लाख से ऊपर सैलरी पे ये लगता है। देन कम्स कॉर्पोरेट टैक्स जो प्रॉफिट पे होता है, कंपनीज के प्रॉफिट पे जो लगता है। इसके बाद कैपिटल गेन टैक्स, ये जो टैक्स होता है ये प्रॉफिट के ऊपर लगता है, लाइक एसेट्स और शेयर्स के ऊपर जो लगता है ये हो गया कैपिटल गेन टैक्स। द नेक्स्ट वन इज सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। तो ये सारे टैक्स भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एसटीटी की बात करें तो ये टैक्स लगता है परचेज में या फिर सेल में, किसमें, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक्स में जो हमारा परचेज या फिर सेल होता है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है दैट इज एसटीटी। देन कम्स वेल्थ टैक्स, ये अबॉलिश हो गया था 2015 में, और गिफ्ट टैक्स अबॉलिश हो गया था 1998 में। मैंने इसलिए इसे यहाँ पे इंक्लूड किया था क्योंकि क्वेश्चंस बन सकते हैं टैक्सेस से। द नेक्स्ट वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे पहले आ गया जीएसटी। कब लगा था, 1 जुलाई 2017 को ये इम्पोज हुआ था। देन कम्स वीएटी। वैट जो है ये टैक्स होता है जो गुड्स के ऊपर लगता है, अभी भी सर्टेन चीज़ों के ऊपर लगता है, लाइक अल्कोहल के ऊपर लगता है, पेट्रोल के ऊपर लगता है, लेकिन मोस्टली जो जीएसटी है उसने वीएटी को रिप्लेस कर दिया है। देन कम्स कस्टम ड्यूटी, यानी कि जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे लगता है दैट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। अगर बात करें एक्साइज ड्यूटी की तो ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स के ऊपर लगता है, लाइक टोबैको, पेट्रोलियम के ऊपर लगता है। एंड सर्विस टैक्स की बात करें तो बेसिकली ये जीएसटी के साथ ही मर्ज हो गया था, पहले था 2017 से ये मर्ज हो चुका है। देन एंटरटेनमेंट टैक्स भी जीएसटी के साथ ही मर्ज हो चुका है। एंड स्टैम्प ड्यूटी की बात करें तो ये लीगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ये लगता है, कौन सा, स्टैम्प ड्यूटी टैक्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जो आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा जीएसटी की बात हुई थी तो जीएसटी इज गवर्न बाय आर्टिकल 279A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चोला कॉन्करर ऑफ द गंगा। तो गंगा रिवर के पास वाला जो एरिया है उसको कौन से चोला रूलर ने कॉन्कर किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र वन। तो राजेंद्र वन वॉज द रूलर जिन्होंने गंगा रिवर के पास वाला एरिया को कॉन्कर किया था। देयरफॉर इनको कहते हैं गंगाई कोंडा चोला, द चोला हु कॉन्कर्ड द गंगा रिवर और द गंगा। So he founded a city called as Gangaikonda Cholapuram, which became the capital of the Cholas. चोलास की बात करें तो उसके फाउंडर थे विजया चोला, जो आपको ध्यान में रखना है। राजा राजा वन की बात करें तो इन्होंने क्या बनवाया था, बृहरिदेश्वरा टेम्पल का कंस्ट्रक्शन करवाया था, बृहरिदेश्वरा टेम्पल। और ये करंट में एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और कहाँ पे लोकेटेड है ये, थंजावर में लोकेटेड है। तो चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। फाउंडर थे इसके विजयाला चोला। एंड अगर बात करें 9th सेंचुरी में ये इमर्ज हुआ था किंगडम, कैपिटल इनकी थंजावर में थी, और राजा राजा फर्स्ट ने बिल्ड किया था यहाँ पे बृहरिदेश्वरा टेम्पल। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनकी विलेज असेंबलीज को क्या कहा जाता था, तो उर, सभा एंड नगरम। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी एग्जाम्स में ये पूछी जाती हैं। देन कम्स की चोलास के जो इंस्क्रिप्शंस थे इनका क्या नाम था, तो उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शंस थे इनके। अदर देन दैट ये कौन से रिलीजन को फॉलो करते थे, तो शैविज्म को फॉलो करते थे और रिलीजन्स की भी रिस्पेक्ट करते थे। सो
The Chola period is considered the golden age of the Tamil literature. Very important point to note. तो चोलास का टाइम जो है वो तमिल लिटरेचर का गोल्डन एज माना जाता है. The Cholas were eventually defeated by the Pandyas. ये भी आपको ध्यान में रखना है. तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी जो हमने डिस्कस की. आदित्य वन की बात करें, सो ही डिफीटेड पल्लवास. तो ये इन्होंने आदित्य वन की बात करें अगर, तो इन्होंने फिर पल्लवास को डिफीट किया था. तो चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं. अगर हम बात करें थंजावर की, तो इसका फाउंडर काफ़ी बार पूछा गया है कि इसे किसने कंस्ट्रक्ट करवाया है. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. और इसके बाद जो राजेंद्र वन थे, इन्होंने अपनी कैपिटल गंगाई कोंडा चोलापुरम में शिफ्ट कर दी थी. तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्या पता आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है. तो चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which meristematic tissue is found at the nodes and helps in regrowth of the grasses. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 2, यानी कि इंटरकैलरी. तो देखिए हमारा जो एक प्लांट होता है उसके डिफरेंट रीजंस होते हैं. उसकी ग्रोथ के लिए जो टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के नाम से जानते हैं. तो देखिए मैं आपको इसके थ्रू बताती हूँ. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं, हमारे ग्रोइंग टिश्यूज होते हैं किसी भी प्लांट के. तो देखिए यहाँ पे 3 टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं. एक होता है लेटरल मेरिस्टम, एक होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम और एक होता है एपिकल मेरिस्टम. जो हमारा एपिकल मेरिस्टम होता है ये ग्रोथ के लिए यानी कि हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. देखिए ये कहाँ पे प्रेजेंट है, टिप्स पे प्रेजेंट है. तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एपिकल मेरिस्टम. जबकि अगर हम बात करें लेटरल मेरिस्टम की, तो ये साइड्स में पाया जाता है, अलॉन्ग साइड्स में पाया जाता है. लाइक अगर हम बात करें स्टेम्स में पाया जाता है, रूट्स में पाया जाता है. और ये बेसिकली गिर्थ को बढ़ाने के लिए होता है, यानी कि थोड़ा मोटापा बढ़ाने के लिए लेटरल मेरिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए. द नेक्स्ट वन इज इंटरकैलरी. देखिए इंटरकैलरी ये बिल्कुल नोड्स में प्रेजेंट है. नोड्स मतलब जहाँ पे दो चीज़ें मिलती हैं. तो जो हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टम है ये नोड्स पे प्रेजेंट रहता है और ये बेसिकली जो हमारा प्लांट है इसकी रैपिड ग्रोथ में भी रिस्पॉन्सिबल होता है. तो ये प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है. तो आगे डिस्कस करते हैं. ऑप्शन 2 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा. एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम इज फाउंड एट द नोड्स एंड बेसिस ऑफ द इंटरनोड्स ऑफ द प्लांट्स, स्पेशली grasses. इट हेल्प्स इन द रैपिड रीग्रोथ ऑफ द grasses आफ्टर ग्रेजिंग और कटिंग. तो घास को काटने के बाद जो इसकी वापस रीग्रोथ होती है, इट इज बिकॉज ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड इट इज अ टाइप ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो आपको ध्यान में रखना है. अदर ऑप्शंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. लेटरल मेरिस्टम इसका गिर्थ बढ़ाता है, इंटरकैलरी तो हमने डिस्कस कर लिया. परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं, परमानेंट टिश्यूज़ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो अपनी एबिलिटी खो देते हैं डिवाइड होने की. लाइक जो टिश्यूज़ होते हैं, सेल्स होते हैं, हमेशा डिवाइड करते रहते हैं. लेकिन जो हमारे परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं ये डिवीजन की कैपेबिलिटी खो देते हैं. और जिस प्रोसेस से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ परमानेंट टिश्यूज़ बनते हैं उसे डिफरेंशिएशन के नाम से जाना जाता है. ये भी आपको ध्यान में रखना है. सो ये कुछ बेसिक सी बातें थी. देन अगर हम डिस्कस करें प्लांट टिश्यूज़ को, तो इनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यूज़ में डिवाइड किया गया है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स. एपिकल मेरिस्टम टिप्स पे प्रेजेंट रहते हैं, शूट्स पे प्रेजेंट रहते हैं. और एपिकल मेरिस्टम्स क्या करते हैं, प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्राइमरी ग्रोथ कॉज करते हैं. बेसिकली टिप्स में प्रेजेंट होते हैं तो हाइट बढ़ाते हैं. Then comes intercalary meristem. It is found at the nodes and base of the internodes. Intercalary meristems are responsible for regrowth, यानी कि regrowth के लिए responsible होता है intercalary. Then comes lateral meristem. ये हमने देख चुके थे, गिर्थ में प्रेजेंट रहते हैं. और परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं, आर फॉर्म्ड फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से ही बनते हैं परमानेंट टिश्यूज. और इस प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन की प्रोसेस, जो हम डिस्कस कर चुके हैं. तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ पे बेसिक क्लासिफिकेशन दिया गया है जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, परमानेंट टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक के 3 टाइप्स. देन परमानेंट की बात करें तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स में अगेन इन्हें डिवाइड किया गया है. अगर हम बात करें पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये सिंपल परमानेंट टिश्यूज के पार्ट हैं. देन कम्स कॉम्प्लेक्स में जाइलम एंड फ्लोएम आ जाता है. जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम
फूड ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें थी जो एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। So next question, which country is known for its unique Dragon King monarchy? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर 1, यानी कि भूटान इज नोन फॉर इट्स ड्रैगन किंग मोनार्की। तो अगर भूटान की बात करें तो उसे लैंड ऑफ थर्ड ड्रैगन्स के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ का जो मोनार्क है ही इज नोन एज ड्रक ग्याप्लो विच मीन्स ड्रैगन किंग। इसके अलावा भूटान इज ऑफिशियली नोन एज द किंगडम ऑफ भूटान। अदर देन दैट द टाइटल ड्रक ग्याप्लो has been used by Bhutanese since 1907 when the monarchy was established। यानी कि 1907 से ही जो ये मोनार्की है ये इस्टेब्लिश हो गई थी भूटान में, और यहाँ के किंग को ड्रग ग्याप्लो के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है ड्रैगन किंग। आगे अगर हम देखें निकनेम्स इंपॉर्टेंट कंट्रीज के, तो फर्स्ट में है जापान विच इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। भूटान की बात करें तो लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन इसे कहा जाता है। Then if we talk about Thailand, so Thailand is known as the land of white elephants और the land of smiles। और इजिप्ट को कहते हैं गिफ्ट ऑफ नाइल, क्योंकि नाइल रिवर यहाँ पे सबसे लंबी रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। सो ये भी आपको ध्यान में रखना है, इजिप्ट में बहती है। देन कैनेडा, इट इज़ नोन एज द लैंड ऑफ मेपल लीफ। नॉर्वे की बात करें तो इसे कहते हैं लैंड ऑफ मिडनाइट सन। एंड फिनलैंड इज नोन एज द लैंड ऑफ थाउजेंड लीग्स। साउथ कोरिया की बात करें सो इट इज नोन एज द लैंड ऑफ मॉर्निंग काम। बेल्जियम इज नोन एज द कॉकपिट ऑफ यूरोप। एंड स्विट्जरलैंड की बात करें तो प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज महात्मा गांधी लेबल्ड which repressive British legislation as the Black Act and called for an all India mass protest against it in 1919। तो देखिए अगर हम ऑप्शंस देखें तो सबसे पहले अगर हम देखें इंडियन काउंसिल एक्ट्स ऑफ 1909, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ 1919 दिया है, तो ये तो ऑप्शन का आंसर नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन तो गलत है। अगर बात करें हम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की, तो 1878 में ये पास हुआ था, हमने गवर्नर जर्नल्स वाली वीडियो में डिस्कस किया था, तो ये भी नहीं होगा ऑफ कोर्स। द नेक्स्ट वन इज आर्म्स एक्ट। तो आर्म्स एक्ट हमने देखा था लिटन, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो लिटन ने ही आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को एक साथ ऐसे इंट्रोड्यूस किया था, तो ये गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर्स के लिए क्या बचेगा, राउलेट एक्ट। तो ऐसे आप ऑप्शंस को भी एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आप हमारी वीडियोस को रिगरसली फॉलो कर रहे हैं तो चलिए अगर हम देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो राउलेट एक्ट इज नोन एज ब्लैक एक्ट, और ऐसा महात्मा गांधी जी ने इसे कहा था। ऑल्सो 1919 में ये पास हुआ था, एंड द एक्ट अलाउड गवर्नमेंट टू अरेस्ट एंड डिटेन एनीवन विदाउट ट्रायल। यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जिस भी इंडियन को सस्पेक्ट करती थी कि वो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो उसे फॉर नो रीजन क्या कर दिया जाता था, डिटेन कर दिया जाता था, यानी कि एक तरीके से जेल में डाल दिया जाता था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अगर हम इम्पॉर्टेंट एक्ट्स देखें, सो द फर्स्ट वन है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इट वॉज द फर्स्ट रेगुलेशन एक्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग को बना दिया गया था एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। द नेक्स्ट वन इज 1784 में पास हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। द नेक्स्ट वन इज 1833 का एक्ट। सो द एक्ट ऑफ 1833, सो हम कह सकते हैं इट मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल टू बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये भी हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। द नेक्स्ट वन इज 1858। तो 1858 में क्या हुआ था कि कंपनी रूल एंड हो गया था और क्राउन रूल बना था, और यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट गवर्नर, ही बिकेम द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। और 1833 में जो एक्ट पास हुआ था, इसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना था वो था विलियम बेंटिक, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट 1919 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट, और इसने बनाया था सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर इंट्रोड्यूस्ड। यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट्स मुस्लिम्स के लिए इंट्रोड्यूस हुई थी। 1919 में डयार की इंट्रोड्यूस हुई, और 1919 में राउलेट एक्ट विच इज नोन एज ब्लैक एक्ट। 1935 में प्रोविजनल ऑटोनॉमी वाज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर women in panchayati raj institutions is provided by which of the following constitutional amendments?
करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो पंचायती राज सिस्टम है इसे 9th पार्ट के थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर दिया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो इट प्रोवाइड्स रिजर्वेशन फॉर नॉट लेस देन 1/3, यानी कि 33% रिजर्वेशन है सीट्स का फॉर वेमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन की पोस्ट पे भी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो जो इंडिया में पंचायती राज सिस्टम है इट केम इनटू फोर्स ऑन 24th ऑफ अप्रैल 1993। इसलिए हर साल 24 अप्रैल को हम नेशनल पंचायती राज दिवस की तरह सेलिब्रेट करते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और आर्टिकल्स यहाँ पे कौन कहाँ से लेकर कहाँ तक है, तो अगर आर्टिकल्स की बात की जाए तो 243 से लेकर 243 ओ तक आर्टिकल्स यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आगे अगर हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के अंदर क्या आया था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आई थी। अगर हम बात करें इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर किसे कहते हैं, तो रिपन को कहते हैं एज द फादर ऑफ local self-government. This you need to keep in mind. The next one is the 74th Amendment Act of 1992. इसके अंदर बेसिकली जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, यानी कि जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस. दिस यू नीड टू कीप इन माइंड. द नेक्स्ट वन इज द 11th शेड्यूल. 11th शेड्यूल में क्या है, इट कंटेन द 29 सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू द पंचायत्स। और बेसिकली ये जो 11th शेड्यूल है ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर ही ऐड हुई थी। और यहाँ पे हमने 74th के साथ 12th शेड्यूल को भी ऐड किया था विच कंटेन 18 सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू द म्यूनिसिपैलिटीज। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। Now, the next question is the name given by Wegener to a huge water body that surrounded Pangaea is. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर 4, यानी कि पैंथेलासा। बेसिकली जो पेंजिया था ये था सुपर कॉन्टिनेंट। ऐसा माना जाता है कि जब सारे कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से यूनाइटेड थे तो इसे सुपर कॉन्टिनेंट कहते थे और ये सुपर कॉन्टिनेंट कुछ ऐसा दिखता था। तो यहाँ पे देखिए ये सुपर कॉन्टिनेंट है पेंजिया और इट इज सराउंडेड बाय एन ओशन नोन एज पैंथेलासा ओशन। इसके अलावा यहाँ पे हम देख सकते हैं तेथिस सी। तेथिस सी क्या है, बेसिकली ये रीजन है, एक सी है बिटवीन लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड। तो लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड क्या है, जो लॉरेशिया है ये नॉर्दर्न पार्ट पे देखिए, नॉर्दर्न कॉन्टिनेंटल ब्लॉक को हम लॉरेशिया कहते हैं, जबकि जो सदर्न कॉन्टिनेंटल ब्लॉक है इसे गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। और इंडिया का जो पोर्शन है इट वाज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसके अलावा तेथिस सी हमने डिस्कस कर लिया, पेंथेलासा ओशन, लॉरेशिया, गोंडवाना लैंड, ये पैंजिया हो गया पूरा। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो अल्फ्रेड वैगनर ने दी थी continental theory drift theory in the year 1912, and he suggested that all continents were once joined into a supercontinent called as Pangaea. The vast ocean surrounding Pangaea is Panthalassa, which you need to keep in mind. और बाकी यहाँ पे टर्म्स दिए हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं, लाइक Pangaea was the supercontinent, Panthalassa was the super ocean surrounding Pangaea, लॉरेशिया नॉर्दर्न पार्ट था, गोंडवाना लैंड सदर्न पार्ट था और तीथिस सी इनके बीच में प्रेजेंट था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन सिटीज रेफर टू एज। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर 3, यानी कि अर्बनाइजेशन। देखिए ग्रोथ रेट क्या होता है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो नंबर ऑफ पर्सन्स जो एक स्क्वायर किलोमीटर की एरिया पे रहते हैं वो होता है उस जगह की पॉपुलेशन डेंसिटी। क्रूड बर्थ रेट की बात करें तो नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पर ईयर इज नोन एज क्रूड बर्थ रेट। तो ये कुछ बेसिक से टर्म्स थे जिसमें अर्बनाइजेशन क्या होता है, जब जो रूरल पीपल होते हैं दे स्टार्ट लिविंग इन द अर्बन एरियाज, बेसिकली cities and towns. This is urbanization. It also indicates the process of movement of people from rural areas to urban areas. 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 31.16% इंडिया की पॉपुलेशन लिव्ड इन द अर्बन एरियाज। ये भी आपको
ध्यान में रखना है। तो ये कुछ बेसिक से टर्म्स थे जो हमने डिस्कस किए। अगर बात करें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है इंडिया में, तो यूपी में है, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार में है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट हम देखेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स। सेक्स रेशियो की बात करें तो सेक्स रेशियो इज बेसिकली द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इज द सेक्स रेशियो। करंट में अगर हम बात करें 2019 2019 से लेकर 21 तक की जो रिपोर्ट थी NFHS की, तो यहाँ पे जो सेक्स रेशियो है दैट इज़ 1020। अगर हम बात करें लिटरेसी रेट की, तो परसेंटेज ऑफ लिटरेट पीपल, यानी कि लिटरेट पीपल जिनको लिखना और पढ़ना आता है एटलीस्ट बेसिक चीज़ें, सो दैट इज़ द लिटरेसी रेट। तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्या होता है? डेथ ऑफ इन्फेंट, यानी छोटे बच्चों इन्फेंट्स की डेथ अंडर 1 year of age per 1000 live birth is called as IMR. The next one is crude death rate. Crude death rate होता है number of death per 1000 population per year is crude death rate, और ऐसे ही क्रूड ग्रोथ रेट भी होता है जो हमने डिस्कस किया था। द नेक्स्ट वन इज पॉपुलेशन पिरामिड। पॉपुलेशन पिरामिड क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज एंड सेक्स कंपोजिशन इज बेसिकली द पॉपुलेशन पिरामिड, जो आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following traditional dance forms in India incorporates the use of a pair of ओल्ड, सॉरी यहाँ पे पेयर ऑफ होना चाहिए एंड डी शुड बी हियर। ओल्ड डेकोरेट पेयर ऑफ डेकोरेटेड स्टिक्स एंड ट्रेडिशनली परफॉर्म ड्यूरिंग नवरात्रि। तो बेसिकली हमसे बोल रहा है 2 स्टिक्स होती हैं, पेयर ऑफ स्टिक्स होती हैं, और नवरात्रि के टाइम पे इस डांस फॉर्म को परफॉर्म किया जाता है। तो काफ़ी ईजी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर 4, यानी कि डांडिया को परफॉर्म किया जाता है। सो डांडिया रास इज ट्रेडिशनली फोक डांस ऑफ गुजरात. It is performed during the Navratri festival using a pairs of decorated sticks जिनको डांडिया कहा जाता है. It symbolizes the fight between goddess Durga and Mahisasur, who was a demon. Also, it is often performed during along with Garba. This you need to keep in mind. नवरात्रि के टाइम पे इसे सेलिब्रेट किया जाता है, खेला जाता है। द नेक्स्ट वन अगर हम देखें ऑप्शंस को, बिहू की बात करें तो ये असम में सेलिब्रेट किया जाता है। कोली की बात करें सो कोली इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और यहाँ की जो फिशरमैन कम्युनिटी है ये इसे सेलिब्रेट करती है। और अगर हम बात करें भांगड़ा की, तो भांगड़ा पंजाब में परफॉर्म किया जाता है बेसिकली बैसाखी के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इम्पॉर्टेंट फोक डांसेस। गुजरात की बात करें तो डांडिया एंड गरबा, पंजाब में हो गया गिद्दा और भांगड़ा। असम की बात करें तो यहाँ पे बिहू फेमस है, महाराष्ट्र में लावनी एंड कोली। अगर बात करें राजस्थान की, तो यहाँ पे घूमर और कलबेलिया आपको ध्यान में रखना है। कलबेलिया को स्नेक डांस भी कहते हैं। एंड जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे रूफ फेमस है। केरला में कथकली और मोहिनीअट्टम। ओडिशा में छऊ, जो वेस्ट बंगाल और झारखंड वाले रीजन्स में भी खेला जाता है, परफॉर्म किया जाता है। तमिलनाडु की बात करें तो भरतनाट्यम हो गया, इट इज़ ऑल्सो अ क्लासिकल डांस फॉर्म। एंड ऑल्सो आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी परफॉर्म किया जाता है। एंड कुचिपुड़ी ये भी एक क्लासिकल डांस फॉर्म है जिसका नाम एक विलेज से क्या हुआ था, डराइव हुआ था। दिस यू नीड टू कीप इन माइंड। तो चलिए इसके अलावा अगर हम बात करें छऊ की, तो छऊ को यहाँ पे वॉरियर डांस के नाम से भी जाना जाता है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, छऊ को वॉरियर डांस कहा जाता है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज घराना परंपरा इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हिंदुस्तानी, सॉरी ऑप्शन 2 हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में घराना परंपरा देखी जाती है। घराना परंपरा बेसिकली क्या है, गुरु शिष्य परंपरा है ऑफ ट्रांसफरिंग द म्यूजिक फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, या म्यूजिकल स्टाइल हम कह सकते हैं। So, Gharana refers to a school or tradition of music passed down from guru to disciple, यानी कि शिष्य। Each घराना has its own style of राग, rendition, ornamentation and presentation. फेमस हिंदुस्तानी घरानास की बात करें तो ग्वालियर घराना, किराना, जयपुर अतरौली घराना, आगरा घराना एंड पटियाला घराना, ये कुछ इम्पॉर्टेंट घरानाज हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक के
जो आपको ध्यान में रखने हैं। अगर ओल्डेस्ट घराना की बात करें तो ग्वालियर घराना हमारा ओल्डेस्ट घराना है जो आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लाइक हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की बात करें तो ये नॉर्थ इंडिया से एसोसिएटेड है, जबकि साउथ इंडिया का जो क्लासिकल म्यूजिक है इसे कहते हैं हम कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक। साउथ इंडिया का हिंदुस्तानी म्यूजिक uses the Gharana system and Carnatic music is associated with the Trinity of Carnatic music। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा भी गया है। ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक कौन कौन है? त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितकर एंड श्यामा शास्त्री। तो ये तीन नाम आपको ध्यान में रखना है, त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितर एंड श्यामा शास्त्री। The next one is the two main forms of the Hindustani vocal music are ध्रुपद और ख्याल। important forms हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के जो आपको ध्यान में रखने हैं। Question is what does the number of compressions or rarefactions passing a point per unit time represent in a sound wave? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन 2 फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? बेसिकली नंबर ऑफ रेयरफैक्शंस या फिर नंबर ऑफ कंप्रेशंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकेंड। तो बेसिकली पर यूनिट टाइम के बारे में बात हुई है और ये सिंपली फ्रीक्वेंसी को रेफर कर रहा है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ कंप्रेशंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकेंड और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज होती है। हायर द फ्रीक्वेंसी मीन्स हायर द पिच ऑफ द साउंड। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन 2 फ्रीक्वेंसी। अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लें तो फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करती है पिच ऑफ द साउंड, ये बेसिकली नंबर ऑफ रेयरफैक्शंस पर यूनिट टाइम रहती है। एम्पलीट्यूड की बात करें तो ये डिटरमाइन करता है लाउडनेस ऑफ द साउंड, या हम कह सकते हैं ये बेसिकली ये जैसे ये एक वेव है तो इसका जो हाईएस्ट रीचिंग पॉइंट होता है इट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दैट वेव। वेवलेंथ की बात करें तो ये डिटरमाइन करती है डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव वेव्स। जैसे ये दो वेव्स हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं वेवलेंथ। सो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन फॉर वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/t। फ्रीक्वेंसी इज 1 टाइम पीरियड इन सिंपल वर्ड्स। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी हम इसके आगे और पार्ट्स भी लेकर आएंगे। So thank you so much for watching this video and I would like to wish you all the very best for your coming examination.